वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम है बिल्कुल। क्योंकि 0.1% की सक्सेस रेट है इसमें। एक होता है नॉलेज होना, एक होता है नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना। तो मैं बच्चों को ये सिखाता हूँ कि उस नॉलेज को आपको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। बेसिक यूपी में लाइक 2017 में थी या पता नहीं 16 में थी, एक लेडी चंद्रकांता थी शायद नाम उसका। उनके पास 450 करोड़ रुपए इसकी संपत्ति मिली थी और वो पकड़ी किस लिए गई थी? क्योंकि वो दिन में 3 बार कपड़े बदलती थी। सीधा सीधा एक हमारी जर्नलाइज्ड ये है कि ऑब्वियसली कोई बच्चा या कोई फैमिली आईएएस बन चुकी है तो क्या उसको दोबारा से रिजर्वेशन की ज़रूरत है? अब एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लें कि अभी रिसेंटली लाइक महीने पहले पूजा खेड़कर का केस आया था न्यूज़ में। हाँ। उसने ईडब्ल्यूएस का जो कोटा लिया हुआ था, साथ में फिजिकल डिसेबिलिटी का कोटा लिया हुआ था, और उसकी जो वर्थ थी जिसे कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो 22 करोड़ रुपए की थी सर। उस लड़की की। डू यू थिंक कि आईएएस लॉबी इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट लॉबीज इन द कंट्री? सर ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो स्वागत है तरुण शर्मा शो में। और अगर आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं या आपका सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का, आईएफएस में जाने का, आईपीएस बनने का, तो ये पॉडकास्ट पूरा देखना शुरू से लेकर एंड तक, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी नॉलेज आपको मिलने वाली है जो आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करने में हेल्प करेगी, और अगर आप फेल हो जाते हैं तो क्या करना है उसमें भी हेल्प करेगी। और आज हमारे साथ हैं मुकुल डागर सर। कैसे हैं आप? आई एम ऑल गुड सर, थैंक यू सो मच आपका इनविटेशन के लिए आपके पॉडकास्ट में। मेरा स्टार्टिंग से यही था कि मैं बच्चों के लिए एक मेंटर बन सकूं, उन्हें को एक राइट डायरेक्शन दे सकूं बेसिकली। ठीक है, तो आज के शो में करते हैं स्टार्ट और आप लास्ट तक देखना। यू विल श्योरली गेट द वैल्यूएबल इनसाइट्स फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। तो सर आपको कितना टाइम हो गया मुकुल जी लोगों को कोच करते हुए, करियर कोचिंग करते हुए? सर इट्स ऑलरेडी बीन लाइक 7 years बेसिकली। ओके। 7 साल से आई एम इनटू दिस लाइन। तो आप ये कह सकते हो बेसिकली कि नॉलेज तो एक होता है नॉलेज होना, एक होता है नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना। तो मैं बच्चों को ये सिखाता हूँ कि उस नॉलेज को आपको इम्प्लीमेंट कैसे करना है बेसिकली। ओके। क्योंकि नॉलेज तो सबके पास है, बट सिलेक्शन बस लिमिटेड बच्चों का होता है। तो उस सिलेक्शन में तुम अपना नाम कैसे ला सकते हो, हाँ, बेसिकली। तो वो मैं आपको बताऊंगा आज इस पॉडकास्ट में। क्योंकि अगर देखा जाए तो यूपीएससी की कितनी सीट्स निकलती हैं आई थिंक ईयरली जो रेशियो रहा है वो अभी तो थोड़ी सी ज़्यादा निकलना शुरू हो गई है। पहले नहीं तो बेसिकली 600 से 700 सीट रहती थी, बट पिछले साल जैसे 1016 थी। अच्छा। 2023 में। अच्छा। इस साल भी ज़्यादा है। तो बोलो कोई बहुत 200-250 ही बढ़ी है। अगर 150 करोड़ की जनता में 200-250 सीट्स तो कुछ भी नहीं होती। नहीं, इतना ही मतलब सीट स्टार्टिंग से इतनी रही है। तभी तो कह सकते हैं कि वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। बिल्कुल। क्योंकि 0.1% की सक्सेस रेट है इसमें। हाँ, तो हर कोई तो नहीं कर सकता। तो मुकुल जी मुझे एक बात बताइए, ये इतनी कम सीट्स क्यों निकाली जाती है? व्हाई कांट देयर बी लाइक 5000 सीट्स क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सर ब्यूरोक्रेसी का ना एक स्ट्रक्चर है। अब हर जैसे डिपार्टमेंट में क्या होता है कि एक आईएएस हो सकता है, और उस आईएएस के नीचे क्या हायरार्की अलग है बेसिकली। ओके। तो उसमें क्या है कि आईएएस एक डिपार्टमेंट का एक ही रहता है, और जो आईएएस जिसको आप कहते हो वो आईएएस क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग डेजिग्नेशन दी जाती है उनको। जैसे स्टार्टिंग में जब कोई लगता है वो एसडीएम से शुरू करता है, फिर धीरे धीरे वो डीएम, एडीएम, फिर वो आगे तक जाएगा, फिर किसी एक डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी हो जाएगा। तो कहते हैं ना कि क्रीम, एक होता है दूध और एक होता है क्रीम। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि दूध तो बहुत सारे हैं, बट वो क्रीम क्या है वो मैटर करती है बेसिकली लाइफ। अच्छा, तो मतलब आप कहना चाहते हो कि अगर हम लोग 5000 आईएएस ऑफिसर बना भी देंगे तो हमारे पास उनको कहीं लगाने के लिए जगह नहीं है? नहीं, हाँ जगह नहीं है आप कह सकते हो, क्योंकि क्या होता है ना, एक स्पेसिफिक रोल होता है एक आईएएस का काम क्या होता है? आईएएस का काम क्या होता है कि ब्यूरोक्रेसी को चलाना, कि स्मूथली एफिशिएंटली मतलब चीज़ें चल सकें। आप कह सकते हैं कि आईएएस एक डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा एक सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट होता है। उसके नीचे फिर बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स आते हैं। तो
वो लिमिटेड ही रहेगा। वो लिमिटेड ही हाँ, रहेगा। तो इसलिए लिमिटेड सीट्स निकलती है इसमें। तो मुकुल जी मुझे ये बताओ, आप तो कोचिंग कर रहे हो, आपने आई थिंक खुद भी यूपीएससी की तैयारी करी होगी, तभी आप कोचिंग भी कर पा रहे हो। ये जो फिक्सेशन है हमारा इंडियन सोसाइटी का या पेरेंट्स का कि हमारा बच्चा यूपीएससी क्रैक कर ले, ये क्यों है? देखो सर, इसके पीछे 2 रीजंस हैं। अगर हम देखें तो, अगर हम पीछे की तरफ जाएं तो आपने देखा होगा कि हमारी इंडियन सोसाइटी में ना एक जैसे कैसे डायलेमा है कि सरकारी नौकरी है तो सब कुछ है। बिल्कुल। ठीक है, चाहे प्राइवेट में उस बंदे का पैकेज 50 लाख का हो पर हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ। तो वो डायलेमा के क्या है, 2 एस्पेक्ट हैं कि हिस्टोरिकली हमारी, जैसे आप कह सकते हो कि सरकारी नौकरी स्टार्ट हुई थी ब्रिटिश के टाइम पे। तो ब्रिटिश के टाइम पे क्या है कि सरकारी नौकरी क्या आता है कि जो कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश के वफादार होते हैं कि वो उनके लिए काम करेंगे, तो उन लोगों को जो वो काम करते थे ब्रिटिशर्स के लिए, तो उनको क्या एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दी जाती थी कि आप हमारे लिए काम करो, हम आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देंगे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। ओके। ठीक है, तो वहाँ से चलन शुरू होता सरकारी नौकरी का। अब 1947 से आज 2024 78th इंडिपेंडेंट डे मनाया आज हमने, पर आज भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। चेंज हुआ ही नहीं है। मतलब वही थिंकिंग आप कह सकते हो पेरेंट्स की आज भी वही है कि हमारा बच्चा सरकारी नौकरी पे। और अभी तो आई थिंक वो भी बंद हो गई है, पेंशन वगैरह भी नहीं मिलती ना अब तो। देखो, पेंशन सिर्फ अवेलेबल एट अ टाइम पे डिफेंस सर्विसेज। अच्छा। हाँ, डिफेंस सर्विसेज के अलावा किसी भी डिपार्टमेंट में आपकी कोई पेंशन नहीं है। वो आपकी सैलरी से ही एक, जैसे आपने देखा होगा कि वो उसी में से एक नेशनल पेंशन स्कीम एक अच्छा। हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, उसमें से पैसा काट के वही आपका फिर कह सकते हैं कि वो बढ़ता जाता है और वही आपको फिर बाद में पेंशन के रूप में वही पैसा दे दिया जाएगा। तो मुकुल सर मुझे एक चीज़ बताइए कि जो जैसे एस्पायरेंट्स हैं, जो हमारे इंडिया से जो बच्चे निकलना चाहते हैं कि हम यूपीएससी क्रैक करेंगे, उनका मेन जो मोटिव होता है, उनका क्या माइंडसेट होता है जब वो स्टार्ट करते हैं अपनी यूपीएससी पढ़ना या क्रैक करने की, जब वो ट्राई करना शुरू करते हैं तो उनका क्या माइंडसेट होता है? क्या वो रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, या ये जो आपने माइंडसेट बताया कि भाई हमें सिर्फ सिक्योरिटी चाहिए, हमें थोड़ी सी पावर मिल जाएगी, थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा और हम एक आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे? देखो, सबके रीजंस अलग हो सकते हैं। जैसे जब मैंने शुरू की थी, जब आपने आईएएस की प्रिपरेशन, तो मेरा जो एक कह सकते हो कि स्टार्टिंग से मैंने आईएएस देखे थे, मैंने उनके पास देखा कि प्रेस्टीज मिलती है। लाइक आप कह सकते हैं ना, एक सोसाइटी में बैच ऑफ ऑनर कि भाई आईएएस है, तो वो बहुत बड़ी बात होती थी कि अच्छा आईएएस है तो ऐसा क्या है। तो जब आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हो तो आप उसमें मॉडिफाई होना चाहते हो बेसिकली, कि मैं आईएएस के बीच बैठता हूँ तो मैं आईएएस बनूँ। कोई बच्चा किसी डाटा साइंटिस्ट के पास बैठता है तो वो सोचेगा कि यार इसमें तो पैसे ज़्यादा है, मैं डाटा साइंटिस्ट क्यों ना बनूँ। तो जब कोई भी बच्चा, वो चाहे कोई से भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता हो, तो कहीं ना कहीं से तो उसको बैकग्राउंड मिला है, कुछ इनसाइट आई है उसके पास, क्योंकि वो उसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है। सेकंड चीज़ क्या होता है कि कोई भी बच्चा किसी भी एग्ज़ाम की जब तैयारी करता है ना, तो उसके माइंड में एक चीज़ ज़रूर होती है कि वो क्या उसको कर पाएगा। और जब वो उस पर्टिकुलर फील्ड में जब घुसता है तो उसको पता होता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या और वीकनेसेस क्या है। तो यूपीएससी में बेसिकली आपकी जो मेजरली वो आपकी जीएस चेक होती है, जनरल स्टडीज़, कि जनरल स्टडीज़ में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और काफ़ी मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह सब कुछ है। बट अगर हम वही कंपैरिजन यूपीएससी का एसएससी से करेंगे, एसएससी थोड़ा सा जो कहते हैं ना डाइवर्ट होती है मैथ और इंग्लिश की तरफ। ओके। तो जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी करेगा वो एसएससी की तैयारी नहीं कर सकता, क्योंकि यूपीएससी इज मोर ऑफ द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स। ओके। एंड एसएससी बेसिकली आपका जो कहते हैं ना कि टारगेटेड है थोड़ा सा एक पर्टिकुलर कि मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग है, आप निकाल जाओगे, एनालिटिकल स्किल्स बेसिकली। ओके। और यूपीएससी में तो बता ही दिया जैसे कि ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग देखेंगे, क्योंकि कल को आप एक डीएम लगोगे तो आपको हर तरह के सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को हैंडल करना है।
तो आप कैसे अर्जेंट बेसिस पे डिसीजन ले पाओगे, तो वो चेक होगा आपका इन तीन आप कह सकते पार्ट्स में, जैसे पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस एंड द इंटरव्यू थे। ठीक है, पर आपने मुझे वो नहीं बताया कि लोग आईएएस ऑफिसर बनना क्यों चाहते हैं, क्या उनका जो मोटिव क्या है पीछे? मोटिव देखो, मोटिव सर मैं वही तो मैंने आपको बताया डू दे रियली वांट टू वर्क फॉर द कंट्री, या वो अपने लिए काम करना चाहते हैं? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि क्या है कि दो तरह का, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बात की कि आईएएस की जो जॉब होती है वो आपको एक बैज ऑफ ऑनर देती है सोसाइटी में। एक बच्चा कोई आईएएस लगेगा, उसके साथ साथ क्या होता है, एक सोशल प्रेस्टीज तो बनेगी, साथ में जो उसकी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनका भी चीज़ें काफ़ी सिक्योर हो जाती है। क्योंकि हमने देखा गवर्नमेंट जॉब में आप कहते ही हो कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सबसे पहले सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है कि भाई सरकारी नौकरी है, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि वो प्रेस्टीज वाला सीन हो गया हमारा कि भाई सोसाइटी में नाम हो गया कि भाई फलाने का लड़का आईएएस ये ऑफिसर बनना है। ठीक है। तो काफ़ी सारे रीजंस है इसके पीछे। तो मेन यही है कि हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान का कह नहीं सकते, बट सबका लास्ट में मोटिव यही रहता है कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मेरे को मिल जाए और हम नेशन के लिए कुछ कर सकें बेसिकली। क्योंकि आप उस डेजिग्नेशन पे होते हो कि अगर आप चाहो तो सोसाइटी में चेंज बिल्कुल ला सकते हो। ओके, आप उस पोजीशन पे होते हो। हाँ, आप उस पोजीशन पे होते हो कि आप सोसाइटी में चेंज बिल्कुल ला दोगे। मैं एग्जांपल देके आपको बता सकता हूँ। आपने नाम सुना होगा, कभी सर्च करना, आर्मस्ट्रॉन्ग करके है, एक आईएएस है बेसिकली मणिपुर बैच के। अच्छा। उन्होंने मणिपुर में 100 किलोमीटर रोड खुद से बनवा दिया, क्योंकि उस गांव में ऑल वेदर रोड था ही नहीं, बिना सरकारी सपोर्ट, बिना किसी गवर्नमेंट फैसिलिटी के। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ करने की, कहते हैं ना कि जज्बा था कि मैं नेशन को सर्व कर सकूं। मुकुल भाई एक बात बताइए मुकुल सर कि ये तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए बुरी बात नहीं है कि एक आईएएस ऑफिसर को भी बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के रोड बनवानी पड़ रही है, रादर देन आई थिंक एक आईएएस ऑफिसर के पास तो उतनी पावर होनी चाहिए कि वो गवर्नमेंट मशीनरी को यूज़ करके रोड बनवा सके। देखो सर, हमें समझना पड़ेगा कि हमारी ब्यूरोक्रेसी काम कैसे करती है। कोई भी जो फंड होता है ना, देखो पहले हम ये समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी काम कैसे करती है। सबसे ऊपर रहते हैं पॉलिटिशियंस का काम क्या होता है कि लॉ बनाना। फिर आते हैं ब्यूरोक्रेट्स का काम क्या होता है कि उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना ग्राउंड पे, ठीक है। तो पैसा कहाँ से आएगा? ऊपर से पॉलिटिशियन देंगे। फिर उसको जमीन, कहते हैं ना कि ग्राउंड पे कौन लगाएगा? ब्यूरोक्रेट लगाएंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि उनके केस में, मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग के केस में, कि उनके पास पैसा था ही नहीं था, वो उनके पर्सनल क्या रीज़न थे, ठीक है। बट जो मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि हम कहते हैं कि आईएएस एक बैच ऑफ ऑनर है, क्या है, इसके साथ आप रेस्पॉन्सिबिलिटी देखो कि उसने, कि जो उन सर थे वो जो आर्मस्ट्रॉन्ग, उनके अंदर एक सेंस ऑफ, कहते हैं कि बिलोंगिंगनेस थी कि मैं नेशन के लिए कुछ कर सकूं, तो उनमें वो जज्बा था और उन्होंने करके दिखाया। डू यू थिंक कि आईएएस लॉबी इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट लॉबीज इन द कंट्री? सर ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। हम किसी एक पर्टिकुलर इंस्टांसेस पे ये नहीं कह सकते कि आईएएस लॉबी बहुत करप्ट होती है। देखो, सिक्के के दो पहलू होते हैं सर। कुछ ब्यूरोक्रेट्स आपको करप्ट भी मिलेंगे। हमने पीछे देखा था, काफ़ी न्यूज़ आती हैं कि लाइक तमिलनाडु कैडर का था, उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा मिला था। एक 2017 में यूपी में, लाइक 2017 में थी या पता नहीं 16 में थी, एक लेडी चंद्रकांता थी शायद नाम उसका, उनके पास 450 करोड़ रुपए इसकी संपत्ति मिली थी। और वो पकड़ी किस लिए गई थी? क्योंकि वो दिन में 3 बार कपड़े बदलती थी। अच्छा। हाँ, तब वो लाइमलाइट में आ गई कि अच्छा इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। बट ये तो एक साइड हुई कि हम किसी को ये डिफाइन कर रहे हैं कि भाई कोई ब्यूरोक्रेट करप्टेड है। बट दूसरी साइड भी है इसकी। अशोक खेमका, आप अशोक खेमका के आप एग्जाम्पल ले सकते हो। उसका कितनी बार ट्रांसफ़र हुआ शायद मेरे को तो एक एग्जैक्ट नंबर भी नहीं पता, बट वो अपनी एथिकल वैल्यूज़ को सबसे ऊपर रख के उन्होंने बस वही काम किया जो उनकी वैल्यूज़ उनको बोलती थी कि आपके लिए और सोसाइटी के लिए अच्छा रहेगा।
तो हमारे पास तो दोनों केसेस है, अशोक खेमका सर का भी है और मैडम का भी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सब के सब ब्यूरोक्रेट करप्टेड होते हैं। मोस्ट ऑफ देम। हाँ, नहीं मोस्ट ऑफ देम भी नहीं, मैं इस बारे में नहीं कहूँगा, बट दोनों तरह के आपको लोग तो मिल ही जाएंगे। अच्छा, तो सर मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो आई थिंक ये जो सिस्टम है पूरा, ये जो पूरा खांचा है, ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था, ठीक है। ये आई थिंक आपको, आपने हिस्ट्री तो पढ़ी होगी, तो उसमें इंस्पेक्टर राज, कलेक्टर राज होता था, यही राज आज भी चल रहा है। तो इसके बारे में आप मुझे कुछ बताओ ना कि इसमें रिफॉर्म्स क्यों नहीं आ रहे, सो दैट वो और ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी बढ़े, क्योंकि मुझे लगता है इन ऑफिसर्स की ना कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सर नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली देखो, सिविल सर्विसेज क्या है कि अंग्रेजों की देन है। पहले ये एग्ज़ाम सिर्फ लंदन में होता था, और इसके लिए क्या है कि कुछ कंडीशंस प्रेस्क्राइब थी कि लाइक आप एज के 21 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है, और उनकी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो थी। फिर हमारे इंडियंस ने कहा नहीं, ये एग्ज़ाम साइमल्टेनियसली आप इंडिया में भी करवाओ, ठीक है। तो फिर ये इंडिया में आया था कि ताकि इंडियन ब्यूरोक्रेसी में हम इंडियंस को भी इंक्लूड कर सकें, तो तब से वो आज तक चलता आ रहा है। तो जो हम ये बोल रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, वो ठीक नहीं है। अकाउंटेबिलिटी होती है। जैसे एक कमीशन होता है बेसिकली, जो ये डिसाइड करता है कि आप गिल्टी हो या नहीं। आईएएस में, जो आईएएस से बेसिकली कह सकते हैं ना कि उनके ऊपर जो चार्जेस लगते हैं, जो उनको देखता है। फिर उस कमीशन में अलग अलग लाइक वो आप कह सकते हैं कि उसमें आपको प्रूफ देने पड़ते हैं, ठीक है। उस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं फिर कि इसने ये चीज़ की है या नहीं किया। तो अकाउंटेबिलिटी तो हर स्टेप पे है और हर ऑफिसर के ऊपर है। अच्छा, हाँ, ये नहीं कह सकते कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी है। पर कितनी इम्प्लीमेंट होती है? इम्प्लीमेंट भी होती है सर। अच्छा, कोई ऐसे देखो, होता है क्या है ना कि आप जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो दो तरह से आते हैं। एक जो सेंटर के थ्रू आते हैं, जो यूपीएससी करवाता है। एक आते हैं स्टेट पीसीएस जो करवाते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। तो जो स्टेट से जो ब्यूरोक्रेट्स आते हैं वो थोड़े से पॉलिटिकल कह सकते हैं ना कि एक्टिव रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं कि हमें अपने स्टेट के जो भी पॉलिटिशियंस हैं उनको खुश रखना है, क्योंकि खुश रखेंगे तो कुछ मिलेगा। चाहे वो आप ये कह सकते हो कि पोस्ट के टर्म्स पे हो, या आपके पर्सनल गेन्स, कुछ भी हो सकते हैं। बट जो यूपीएससी के थ्रू आते हैं, जो सेंटर के थ्रू आते हैं, तो आपने, मेरे को पता नहीं आपको पता होगा या नहीं, जो भी सेंटर के थ्रू जो यूपीएससी के थ्रू जो आते हैं जो आईएएस, वो क्या है कि अपने होम स्टेट में उनको जल्दी से मिलती नहीं है पोस्टिंग। बेसिकली उनको क्या है, अलग अलग कैडर मिलते हैं। और इसके पीछे जो मेन रीज़न है ना, वो ये है कि एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म आए कि पूरा देश हमारा है। अब मैं दिल्ली से आ रहा हूँ और मुझे दिल्ली दे दें, तो मुझे वो भावना नहीं आ पाएगी फिर पूरे देश की कि अलग अलग स्टेट में कौन कौन सी क्या इशू चल रहे हैं। तो इसलिए कैडर सिस्टम लेके आए हुए हैं कि अलग अलग जो, जैसे कोई हरियाणा से आ रहे हैं उसको हम अलग कैडर में डाल देते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में डाल देते हैं, कहीं भी वो उसमें मेंशन है सब कुछ। तो इसीलिए है कि एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म आए, और जो यूपीएससी के थ्रू जो आईएएस बनते हैं उन पे स्टेट का प्रेशर ना रहे। अगर कोई स्टेट प्रेशर करता है, कुछ करता है, तो उनको वहाँ से लाइक ट्रांसफ़र करके आप मिनिस्ट्री में डाल देते हैं, 2-3 साल मिनिस्ट्री में रहेगा, फिर उसी स्टेट में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो वो बिल्कुल वो मेन रीज़न यही रहता है ताकि वो फ्री होकर बिल्कुल अपना काम कर सके और जनता के लिए काम करे, रादर देन अपने पर्सनल गेन्स के लिए। पर आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स आने चाहिए? देखो कि हम लोग, क्योंकि वही जो 1938 या 30 में आई थिंक ये बना था सिविल सर्विसेज का जो एक्ट था, वो तब से अब तक वही चल रहा है। नहीं सर, रिफॉर्म्स आए, रिफॉर्म्स कई कमेटीज़ बनी हैं जिन्होंने रिफॉर्म्स दिए हैं। अब आपने जैसे पता नहीं, आपने जैसे आजकल न्यूज़ में आ रहा लेटरल एंट्री बड़ी ही न्यूज़ में आजकल। अच्छा, तो लेटरल एंट्री में क्या सीन है कि लेटरल एंट्री में क्या है कि कोई भी जैसे प्राइवेट सेक्टर में कोई बड़े पद पे है, डायरेक्टर, ठीक है, या कुछ और भी अलग अलग, तो वो किसी भी कंपनी में जो बंदा डायरेक्टर है तो उसके पास वो स्पेसिफिक स्किल्स हैं। कोई एमएनसी में काम कर रहा है, कोई वो एमएनसी आती है आईटी सेक्टर से। तो आज हमें पता है ग्लोबलाइज वर्ल्ड है,
ठीक है, तो हमें वही चीज़ हमें ब्यूरोक्रेसी में भी लानी है। बट हम क्या है, एग्ज़ाम के थ्रू जो हम आईएएस बनते हैं, हमें उस लेवल की आप कह सकते हैं नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है जो एक आईटी एक्सपर्ट के को पास होगी। हाँ, तो वो जो डायरेक्टर उस कंपनी में कई सालों से काम कर रहे, 10 से 15 साल के लिए काम कर रहा है, तो यूपीएससी लेटरल एंट्री के थ्रू उस बंदे को डिप्टी सेक्रेटरी या सेक्रेटरी के लेवल पे लेके आएगी कुछ टाइम के लिए, ताकि वो ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स ला सके। अच्छा, तो ये लेटरल एंट्री का मेन जो कहते हैं ना एजेंडा है। यूपीएससी क्लियर किए भी हाँ, आप आईएएस बन जा। आईएएस अभी न्यूज़ में आ रहा है कि अभी 45 पोस्ट निकाली थी परसों ही, अच्छा, तो उस पर राहुल गांधी जी ने कहा कि इसमें रिजर्वेशन नहीं है, लाइक ऑल आर कमिंग फ्रॉम दी जर्नल बैकग्राउंड, तो आप इसको हटाइए। तो वो यही है इशू कि रिजर्वेशन होना चाहिए मुगल जी, देखो रिजर्वेशन, स्पेशली इन यूपीएससी बिकॉज दे आर द पॉलिसी मेकर्स। देखो रिजर्वेशन क्या होता है ना सर, दो व्यू पॉइंट आ सकते हैं इस पे। देखो रिजर्वेशन होना भी चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन क्या होता है कि रिजर्वेशन का क्यों लेके आए थे हम बेसिकली, ताकि जो वर्नरेबल सेक्शन है, जो कहते हैं ना कि जिन्होंने आज तक जो वंचित रहे हैं, जो सेक्शन, जो प्रिविलेज क्लासेस होती हैं। अब मैं कोई ऐसी फैमिली में जैसे पैदा हुआ जी, मेरे पास सब कुछ है, ठीक है, बट कोई ऐसा भी है जिसने कुछ भी नहीं देखा, तो उसको उस लेवल तक ले जा सके, इसलिए रिजर्वेशन ज़रूरी है। ओके, तो अगर हम जैसे देखें आप ब्यूरोक्रेसी में, तो हर जगह ज़रूरी है, हर जगह ज़रूरी है रिजर्वेशन। ओके, पर यहाँ पे एक कंट्रडिक्शन क्या जाता है कि रिजर्वेशन उन सेक्शन को मिल पा रहा है जिसको जेन्युइनली नीड है या नहीं। अब कई ऐसे होते हैं कि जो जैसे हम कह सकते हैं, जो कई सेक्शन ऐसे होते हैं जो SC ST में आते हैं, बट उनके बच्चे ऑलरेडी IAS IPS हैं। हाँ, तो एक सीधा एक हमारी जर्नलाइज्ड ये है कि ऑब्वियसली कोई बच्चा या कोई फैमिली IAS बन चुकी है, तो क्या उसको दोबारा से रिजर्वेशन की ज़रूरत है? मेरे को हिसाब से नहीं तो नहीं लगती। ज़रूरत नहीं है। तो मेन चीज़ ये है कि जो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है, वो उस सेक्शन को जो इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड्स है, बैक कोई भी मतलब वो हर टर्म्स पे हो सकता है, वो उसको मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें ये देखना है कि जिसको जेन्युइनली नीड है वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अब एग्जांपल के तौर पे हम देख लें कि अभी रिसेंटली लाइक महीने पहले पूजा खेड़कर का केस आया था न्यूज़ में। हाँ, उसने EWS का जो कोटा लिया हुआ था, साथ में फिजिकल डिसेबिलिटी का कोटा लिया हुआ था, और उसकी जो वर्थ थी, जिसे कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो 22 करोड़ रुपए की थी सर, उस लड़की की। और आप अगर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का अगर आप क्राइटेरिया देखोगे ना, वो रूरल बैकग्राउंड और अर्बन के लिए अलग अलग है कि 100 गज से ऊपर आपकी ज़मीन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और एक इनकम पे स्लैब पे उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। अब मुझे बता दो सर कि जिसके पास 22 करोड़ की इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको ये EWS कैसे, मतलब सेम विद टीना दाबी का भी आप कह सकते हो, बट वही है कि अब उस बारे में बोल नहीं सकता। उसके पेरेंट्स भी लाइक IAS IPS हैं, ठीक है, तो रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं, ठीक है, बट वही है कि रिजर्वेशन हमारे देश में ना नीड नहीं है। ये एक पॉलिटिकल विल भी कह सकते हो कि पॉलिटिकल विल नहीं है कि हम इसको रिफॉर्म्स ला पाए, क्योंकि यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा जल्दी से फैलती है रादर देन द इन्फॉर्मेशन। हाँ, आप कोई एक पर्टिकुलर इंस्टांसेस लेके आओगे कि हम इसमें कुछ रिफॉर्म ला पाए, बट उसको घुमाया ऐसा जाएगा कि जैसे ये सब कुछ पूरी रिजर्वेशन हटा देंगे, और वो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से वो क्या है, वो जो होना चाहिए वो हो ही नहीं पाएगा। तो पॉलिटिकल विल की कमी है, बिल्कुल कह सकते फॉर रिजर्वेशन एटलीस्ट। तो मुगल सर वापस से हम लोग कोचिंग पे आते हैं, ठीक है, तो जब एक बच्चा प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है तो उसको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, और पेरेंट्स को भी, बिकॉज आई थिंक इंडिया में ना ये पेरेंट्स का बड़ा प्रेशर होता है कि भाई हमारा बच्चा UPSC करेगा। आई थिंक मोर देन द स्टूडेंट, पेरेंट्स ज़्यादा इन्वेस्टेड होते हैं उसके UPSC क्लियर करने में। तो क्या साइंस होते हैं कि एक बच्चा UPSC क्लियर कर सकता है, और पेरेंट्स को भी क्या देखना चाहिए? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा सर, कि पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा IAS बने,
तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि पेरेंट्स को क्या देखना चाहिए कि आईएएस मेरा बच्चा बन सकता है, नहीं बन सकता। हाँ तो सबसे पहले होता है एक बर्निंग फ्यूल अंदर से, मतलब कि मुझे करना है, कि मुझे आईएएस बनना है। एक होता है आईएएस बनना कि मैं किसी से इन्फ्लुएंस होके कर रहा हूँ, कि भाई ऐसे एक एज में होता है कि मेरे दोस्त इस कोचिंग के लिए जा रहे हैं तो चलो मैं भी आईएएस की कोचिंग कर लेता हूँ। ठीक है, वो भेड़ चाल वाली होती है कि अगर मेरे दोस्त इसमें जाएंगे तो मैं भी इस जाऊँगा। कॉलेज में जा रहे थे हाँ, सभी उसी कॉलेज में सभी चले। उस कॉलेज में चलेंगे। तो हमें उसमें डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है कि आपके बच्चे की काबिलियत है या नहीं है। क्योंकि सर ये जर्नी है ना, यूपीएससी की जर्नी में आपको बताऊं, इट्स लाइक अ मैराथन। ये कोई स्प्रिंट का गेम नहीं है कि आप 100 मीटर करा और एकदम से ख़त्म और आपको टाइटल दे दिया गया। इट्स लाइक अ मैराथन, आपको पूरे साल भागना है। और अगर एक साल में फेल हो गए तो और 2-3 साल भागना है। अगर आप डाटा देखोगे तो एक आईएएस बनने में 3 से 4 साल लगते हैं, मिनिमम 3 अटैम्प्ट लेके चलते हैं कि 3 से 4 अटैम्प्ट में। तो पेरेंट्स को जो ध्यान में रखना चाहिए, सबसे पहले मैं पेरेंट्स को ये समझाना चाहूँगा कि आईएएस ही सब कुछ नहीं होता, बट फिर भी अगर आप अपने बच्चों को आईएएस बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आप उस बच्चे से पूछिए कि वो क्या करना चाहता है। अगर वो आपको कहता है हाँ वो इंटरेस्टेड है, उसको करना है, तो फिर आप उसको रोकिए मत। तो जरूरी जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए ना एक आईएएस में, वो सबसे पहले क्या होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन, कि हाँ मैं कर सकता हूँ। क्योंकि 50% गेम इसमें कॉन्फिडेंस का है। ओके। हाँ, नॉलेज का नहीं, इसमें कॉन्फिडेंस का गेम है। क्योंकि पूरे साल आपको पढ़ना है। कई होते हैं कि आज मैंने 10 घंटे पढ़ा, वो ऐसे फिल्म आई थी ना, कौन सी 12वीं फेल नहीं, 12वीं फेल कह सकते हो, या जिसमें वो गाना था ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, वो जिसमें सत्तू सत्येंद्र रहता है। तो किसी ने आज वो देख ली और उसको मोटिवेशन आ गया, वो आज 10 घंटे पढ़ा, फिर एक हफ्ते सो गया। तो ये इस वाली लाइन में नहीं चलेगा यूपीएससी। यूपीएससी क्या आती है, आपसे कहते हैं कि कॉन्टीन्यूटी मांगती है कि आप चाहे 2 घंटे रोज पढ़ो, पर आपको रोज पढ़ना है। हमें टॉपर्स आके बोल देते हैं कि मैं 10 घंटे पढ़ा, मैं 12 घंटे पढ़ा। एक ह्यूमन पॉसिबिलिटी है ही नहीं इतना। और आई थिंक 10 घंटे पढ़ने के बाद आई डोंट थिंक कि आपका मेंटल वो उस लेवल पे रहता है कि आप उस सब चीज़ों को याद भी रख सको। 10 घंटे नॉन स्टॉप कोई कैसे पढ़ सकता है? सर देखो क्या होता है कि पढ़ सकते हैं, बट मेन चीज़ क्या है कि हमारी बॉडी में उतना स्ट्रेस होना चाहिए। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आप समझना। जब हमारे एग्ज़ाम आते हैं तो हमारी बॉडी में एक लेवल का स्ट्रेस बढ़ जाता है, और एग्ज़ाम से एक रात पहले आप कुछ भी पढ़ना वो आप फटाफट याद कर लोगे, और वही चीज़ आप एक महीने पहले पढ़ना आप पढ़ोगे नहीं, क्योंकि बॉडी में स्ट्रेस नहीं है। तो जब एग्ज़ाम नियर होते हैं, जैसे कोई प्रीलिम्स नियर आ रहा है, मेंस नियर है, तो आप क्या है कि गोल डिसाइड करके, टाइम टेबल डिसाइड करके, आप जैसे एक टाइम टेबल बना लिया, जैसे 2 घंटे में सुबह पढ़ा, फिर 1 घंटे का रेस्ट, फिर 2 घंटे पढ़ा, तो पॉसिबल आप 10 से 12 घंटे आराम से खींच सकते हो। बट अगर कोई मुझसे ये बोले कि मैं एक बार बैठा और 10 घंटे तक पढ़ा, तो वो सीधा झूठ है, वो सच्चाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ हम उस क्वेश्चन पे आते हैं जो पेरेंट्स को देखनी चाहिए कि बच्चे में डिटर्मिनेशन है या नहीं है। दूसरी बात परसिस्टेंस, कि करना है, करते रहना है वो। और जब वो इस कहते हैं ना कि इस करियर में आएगा और इस लाइन में घुसेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, भागना शुरू करेगा, तो काफ़ी चीज़ वो सीखेगा। ओके। ठीक है, वो क्या क्या सीखेगा, वो डिसीजन मेकिंग सीख जाएगा। डिसीजन मेकिंग कैसे करेगा कि मेरे को क्या पहले पढ़ना है, क्या बाद में पढ़ना है। दूसरी बात, वो टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएगा, तो वो इनडायरेक्टली सीख रहा है। ठीक है, दूसरी बात आप क्या है, इंटरेस्ट, बच्चे का इंटरेस्ट बड़ा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ में आप, किसी भी चीज़ में आप उसको करवाना चाहो, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी हो चाहे यूपीएससी हो, इंटरेस्ट बड़ा ज़रूरी है। और यूपीएससी तो ऐसा गेम है सर कि अगर कोई मुझसे ये बोले कि मैं पूरे साल उसी स्पीड से और उसी डिटर्मिनेशन से पढ़ता हूँ, तो वो भी झूठ है। कई बार आप खुद पे शक करोगे, क्या मैं कर पाऊँगा। मैं बल्कि एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें काफ़ी एक
नोन टीचर हैं जो पढ़ाते हैं, तो उन्होंने बोला कि यूपीएससी एग्ज़ाम से एक दिन पहले तक जितने बच्चे पढ़ रहे होते हैं एग्ज़ाम देने ही नहीं जाते हैं, ऑलमोस्ट 30-40% तो, हाँ, नहीं देने जाते सर, क्योंकि उनको लगता है कि मैं क्लियर कर नहीं पाऊंगा तो इससे अपना वो क्यों वेस्ट करूँ। हाँ, तो वो स्ट्रेस इतना रहता है ना सर उस टाइम पे, क्योंकि आप खुद देखो कि 11 लाख के आसपास बच्चे भरते हैं फॉर्म, 11 लाख बच्चे भर रहे हैं, 1000 के आसपास आपकी सीट्स हैं, और आईएएस तो आई थिंक 100-150 ही होती हैं। वो स्टार्टिंग के ही मतलब 100 तक लग पाते हैं। हाँ। ठीक है, तो 0.1% का सक्सेस रेट आ रहे हैं, तो सब बच्चे थोड़ी आईएएस लग पाएंगे सर, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें इतना हार्ड क्यों बनाया है ये टेस्ट सर यूपीएससी? अब हार्ड नहीं बनाएंगे तो आप चैलेंजेस को फेस कैसे कर पाओगे? बीइंग अ आईएएस आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है पूरी एक डिस्ट्रिक्ट की, और डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और स्ट्रेस कहीं से भी आ सकता है, एक लोकल पॉलिटिशियन का भी आ सकता है कि आप मेरे लिए ये करो, तो आप कैसे हैंडल करोगे अगर आप लाइट हार्टेड हो? तो यूपीएससी सिर्फ आपको प्रिपरेशन ही नहीं करवाती, जो यूपीएससी का जो जर्नी है इसमें आप सिर्फ प्रिपरेशन नहीं करते सिर्फ जॉब के लिए, इसमें आप काफ़ी कुछ सीख जाते हो। इसमें आप क्या है कि ये कह सकते हो कि डिटर्मिनेशन हो गया, डिसीजन मेकिंग करना आ गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, रिसिलेंस की होता है ना कि जज्बा, वो आप सब सीख जाओ, और यही स्किल्स आपको लाइफ में आगे बढ़ाएंगी, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाओगे। अच्छा, पर हम लोग ये हम लोग बच्चों को इस चीज़ के लिए तो प्रिपेयर कर देते हैं कि अगर आप बन गए तो क्या होगा, अगर आप क्रैक कर गए या आपने पास कर लिया तो क्या होगा। तो 1000 बच्चे पास करेंगे, 11 लाख अगर अप्लाई कर रहे हैं और 1000 बच्चों को जॉब मिले तो 9,99,000 तो खाली हैं। तो क्या उस चीज़ की भी स्टडी होनी चाहिए कि यार अगर आप नहीं कर पाए तो क्या करोगे? प्लान बी कोई बना के देता है उन बच्चों को, बेचारों को? सर ये है ना बड़ा, आप कह सकते क्रूशियल क्वेश्चन है, मतलब बड़ा ही जेन्युइन क्वेश्चन आज आपने पूछा है मेरे से ये, और ये ज़रूरी भी है। आज मैं इसके आपकी पॉडकास्ट के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी की जो जर्नी है ना, हर कोई नहीं निकाल पाएगा वो, ठीक है। तो प्लान भी होना ज़रूरी है, बट यहाँ पे इशू क्या होता है ना कि कोचिंग सेंटर वाले ये तो तुम्हें बता देते हैं कि आपको करना किस तरह से, यूपीएससी निकालना किस तरह से, पर कोई कोचिंग सेंटर आपको ये नहीं समझाएगा कि अगर नहीं निकला तो तुम क्या करोगे, और वही सबसे बड़ा गेम है। क्योंकि अगर मैं परसेंटेज रेशो देखूं तो ये तो 0.1% का निकलेगा, बाकी तो सब फेल होने हैं। हाँ, तो प्लान बी देखो, प्लान बी ज़रूरी क्यों है पहले ये समझते, प्लान बी क्यों ज़रूरी है। अब हमने जैसे बात की कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट को एक एवरेज जो डाटा आता है कि 3 से 4 साल लगते हैं, मतलब ये लगा लो कि यूथ की जो एक कहते हैं ना कि जब एनर्जी ज़्यादा होती है बॉडी में, वो उस बच्चे ने उस टाइम पे लगा दी अपनी पढ़ाई में। अब 3-4 साल बाद उसका कोई एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा है, तो आप खुद सोचो जब उसने इतनी मेहनत करके, चाहे बच्चा प्रीलिम्स में रुका हो, चाहे वो मेंस में रुका हो, चाहे वो इंटरव्यू में रुका हो, बट एंड रिजल्ट तो नहीं आया ना। और सब कोई सोसाइटी में एक्सपेक्ट क्या करता है? एंड रिजल्ट कि अगर आप आईएएस बने हो तो वो है आपकी वर्थ, तो आप सक्सेसफुल हो, और अगर आप आईएएस नहीं बने तो मतलब आपने पढ़ाई नहीं की। ये हमारा सोसाइटी में वो उसका स्ट्रगल नहीं देखते कि उसने 3-4 साल जो अपना पूरा मेहनत करी है वो कोई नहीं देखता। सर वो कोई नहीं देखेगा, वो सिर्फ वो ही देख सकता है, और उससे वही जूझ सकता है जिसने वो तैयारी की हो, और वही समझ सकता है फिर उस बच्चे की। तो प्लान बी इसलिए ज़रूरी है ताकि कल को इन केस आपका एग्ज़ाम नहीं हो तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपके माइंड में रहे कि मैं ये नहीं कर पाया तो एटलीस्ट मैं ये कर पाऊँ। पर मुकुल सर मुझे एक चीज़ बताइए कि जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, क्या उसके पास टाइम होता भी है कि उसके पास कुछ प्लान बी बनाने का टाइम हो? सर प्लान बी ये नहीं है कि मैं कुछ अलग से करूँगा, आप समझो इस चीज़ को। आपने प्रिपरेशन के दौरान क्या सीखा? आप डिटर्मिनेंट रहे, डिसीजन मेकिंग सीख गए, पॉलिसी मेकिंग सीख गए,
क्रिएटिव थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल आपकी डेवलप्ड हुई, तो हम इसी को लेके चलते हैं। आपके क्रिएटिव स्किल्स और एनालिटिकल स्किल डेवलप्ड हुई, आप कहीं भी डाटा साइंटिस्ट या डाटा एनालिस्ट के लिए बाद में आप जा सकते हो, क्योंकि आपने उतनी पढ़ाई कर ली है और आपकी स्किल्स मजबूत हो तो चुकी उसके लिए फिर उसको दोबारा से वो स्पेसिफिक पढ़ाई तो करनी पड़ेगी डाटा साइंटिस्ट बनने है। की। देखो, स्पेसिफिक पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, बट वो वर्दी होगी, ओके। क्योंकि आपने उस जर्नी में सीख चुके हो कि मेरे को पढ़ना किस तरह से है। अब आप एक कंपटीशन, जब किसी बच्चे ने यूपीएससी की तैयारी की होती है ना सर, तो उसके लिए 6 महीने 1 साल दोबारा उस पर इन्वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं होती। अच्छा। हाँ, मैं आपको वही स्किल्स बता रहा हूँ कि उसी स्किल्स पे वो क्या कर सकता है। अब उसने टाइम मैनेजमेंट सीखा, अब टाइम मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग उसने सीखी है, वो एमबीए कर सकता है पब्लिक पॉलिसी में, एचआर में, ह्यूमन रिसोर्सेज में। देखो, वही स्किल उसने यूपीएससी में सीखी है, पर वो उसी चीज को कन्वर्ट कर रहा है प्लान बी में। हमने कोई अलग नहीं बनाया, ठीक है। तो कहने का सेंस ये कि प्लान बी का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ अलग से कुछ चीजें करनी दोबारा है। करना पड़ेगा। आपको वही स्किल्स यूज करके आपको वही चीज करनी है। बस ये है कि आपको ये पता होना चाहिए मुझे उस यूपीएससी के नेक्सस से निकलना कब है। वो टाइम फ्रेम होना चाहिए कि भाई 2 अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ तो मैं निकल जाऊं। ओके। हमारे जैसे यूथ के साथ क्या होता है, इशू क्या होता है लगे रहते हैं। कि यार लगे रहो, कभी ना कभी निकलेगा, बट वो कभी ना कभी लिमिटेड बच्चों का निकलता है, सबका नहीं निकलता। तो ये सोसाइटल प्रेशर होता है कि यार अगर नहीं निकला तो माँ बाप की नाक कट जाएगी, या घर वालों को क्या होगा, वो तो मेरे से इतनी उम्मीदें लगा के बैठे हैं। सर, आप कह सकते हो सोसाइटल प्रेशर रहता है एक बच्चे पे, और ये प्रेशर मैं कुछ हद तक कहूँ तो पेरेंट्स का भी रहता है। सर कुछ हद तक का नहीं, मुझे तो लगता है कि हाँ, पढ़ाई से ज़्यादा प्रेशर बच्चों के ऊपर माँ बाप का होता है। कह सकते हो सर, क्योंकि आप ये बताओ ना, अब कोई बच्चा है, उसने यूपीएससी जर्नी ली, पर उसके आप मान सकते हो कि उसकी फैमिली ने अभी तो उसकी जर्नी स्टार्ट में नहीं हुई है, उसको जर्नलाइज कर लिया ऐसा आईएएस कि मेरा बच्चा आईएएस लग चुका है, रिश्तेदारों में फैला दिए कि भाई लड़का पहुंच गया यूपीएससी राजेंद्र नगर पहुंच गया कि वो राजेंद्र नगर पहुंच चुका है, तैयारी में वो बैठ चुका है, बस अब कोई टाइम जा रहा है कि वो आईएएस बन के निकलेगा। हाँ। अब इनडायरेक्टली भी क्या, अब डायरेक्टली तो वो बच्चों को ये बोल नहीं रहे कि तेरे को करना है, बट उसने प्रेशर तो बना दिया ना पेरेंट्स ने, बिल्कुल। रिलेटिव्स को बोल के, दोस्तों को बोल के, जी लड़का अब घुस चुका है, बस कोई टाइम जा रहा है कि वो आईएएस बन के निकलने वाला है। अब बच्चे पे ही आ गए कि यार पेरेंट्स ने तो बोल दिया, अब मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। वो कहते हैं ना कि सेल्फ बिलीफ उसका जो होता है, कि वो खुद पे भरोसा होता है, वो धीरे धीरे टाइम के साथ, क्योंकि इतनी बड़ी जर्नी है पूरे 1 साल की, वो कम होना शुरू हो जाती है। वो खुद से ही क्वेश्चन कर पाता है फिर कि क्या मैं कर लूँगा। और जब उसके मन में ये क्वेश्चन आ गया ना, मैं कर लूँ, तभी उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने पेरेंट्स की। तो मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि जब कोई बच्चा, चाहे वो कोई से भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो या बैंकिंग हो, आप किसी को बोलो ही मत कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। ओके। सीधा ये बोलो कि भैया सुबह जाता है शाम को आता है, मुझे नहीं पता वो क्या करता है। पर ये तो हमारी इंडियन सोसाइटी ऐसा तो कर ही नहीं सकती ना सर, हमें तो ब्रैक करने में मज़ा आता है। सर, इंडियन सोसाइटी से हमें लेना देना नहीं है ना, हमें लेना देना किससे? अपने बच्चे से और अपने पेरेंट्स से। समझो इस चीज़ को, बच्चा किसका है? हमारा। पेरेंट्स किसके हैं? उसके। अब कल को वो नहीं कर पाएगा तो क्या सोसाइटी उसको आके खिला देगी? सर वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये, मैं सिर्फ आपकी, मेरी या मेरे पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा, ये मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि हम लोग चाहते हैं कि हम ब्रैग करें अपने बच्चों की अकम्पलिशमेंट्स। हमें फेल होना नहीं सिखाया जाता। एज अ सोसाइटी हम लोग फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम लोग ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा फेल हो। सबको वही है कि मतलब जो जैसे 3 इडियट्स की बात है ना, हम चाहते सब है कि हमारे घर में क्या कहते हैं आमिर खान जैसा वो रणछोड़ दास पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में हो। सर देखो, आपको एक प्रोवर्ब बताता हूँ कि सक्सेस इज नॉट फाइनल एंड फेलियर इज नॉट फेटल, इट इज करेज दैट मैटर्स। बिल्कुल। तो सक्सेस और फेलियर एक कॉइन के 2 पहलू हैं। या तो बच्चा सक्सेस होगा या फेल होगा, बट फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि उसने किया नहीं।
करेज देखो आप उस बच्चे का कि उसने उस जर्नी में जाने से भी डरते हैं कुछ बच्चे। आपके बच्चे ने तो वो गया है, उस एग्ज़ाम को दिया है, किसी स्टेज पे पहुंचा है, आप उसको प्रेज करो ना। देखो, मैं पॉडकास्ट यहाँ पे जो आज हम कर रहे हैं, ये हम पॉडकास्ट क्यों करते हैं? ताकि हम सोसाइटी में चेंज ला सकें। बिल्कुल कोई हमें देखे तो वो कुछ सीखे। बिल्कुल। अब मैं भी ये कहूँ कि नहीं, सोसाइटल नॉर्म्स मैटर करते हैं, ठीक है, नहीं सोसाइटी जो कहेगी हमें करना पड़ेगा, तो सर फिर नॉलेज को होना और नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, फिर वो डिफरेंस नहीं रह पाएगा। क्योंकि बच्चा आपका है, तो मैटर सिर्फ ये करना चाहिए कि मेरे बच्चे के लिए क्या सही है, और बच्चे को ये मैटर करना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स मुझ पे गर्व करते हैं नहीं करते। बिल्कुल। सोसाइटी कुछ सीखे। आपने 3 इडियट का जैसे एग्जांपल दिया, फरहान, हम फरहान का एग्जांपल ले लेते हैं। पेरेंट्स की क्या उम्मीद थी कि भाई इंजीनियरिंग करेगा ये, उसका पेरेंट जो उसका फादर थे कि इंजीनियरिंग करेगा। फरहान किस में अच्छा था? फोटोग्राफी में। उसको वो मोटिवेशन कहाँ से मिला? रणछोड़ दास से, कि यार जब तेरी स्किल्स ही फोटोग्राफी में है, तू क्यों इंजीनियरिंग कर रहा है? और देख लो, उसने करेज करके अपने पेरेंट्स को मनाया और लास्ट में सक्सेस हुआ। तो हमें, और मैं पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगा कि हमें ये समझना होगा कि मेरे बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, उस पर कुछ इम्पोज नहीं करना है कि नहीं तो यूपीएससी कर। अगर उसको यूपीएससी करना है तो उसको सपोर्ट करो, अगर उसको कुछ और करना है तो डरना नहीं है, उसमें भी आपको सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि आज का जो जमाना है, इट्स ऑल अबाउट द स्किल्स। बिल्कुल। अगर आपके पास स्किल्स हैं, मैं आपको साइन मार के कह रहा हूँ कि जिंदगी भर आप भूखे तो मरोगे नहीं, उल्टा कुछ ना कुछ कमाओगे जरूर। आई थिंक यू कैन मेक मोर मनी देन आईपीएस और आईएएस ऑफिसर। सर, आईएएस ऑफिसर की एक सैलरी रहती है 70 से 75 हज़ार। एक यूट्यूबर की सैलरी रहती है 1 से 2 लाख। बिल्कुल। सैलरी तो नहीं कह सकते उसको, आप कुछ भी कह सकते हो। हाँ। एक रेवेन्यू, एक सोर्स कह सकते हो। हाँ। तो अब मुझे बता दो कि आईएएस बनने ज़्यादा ठीक है या वो यूट्यूबर बनने ज़्यादा ठीक? फिर बात वहीं वो सोसाइटी की आ जाती है कि दैट वी गो फॉर दैट सिक्योरिटी। मेरे पेरेंट्स, चाहे मैं किसी ने मुझे बोला भी था, आई थिंक गूगल के सीईओ के जो है पिचाई, उनके फादर ने भी उन्हें बोला था यार तू कुछ क्या कहते हैं गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं कर लेता, इवन दो इज सीईओ ऑफ गूगल। सर होता क्या है ना, देखो मैं पेरेंट्स की भी इसमें गलती नहीं कहता। देखो, हमारे पेरेंट्स आर कमिंग फ्रॉम दी लाइक 70s और 80s के टाइम के। उन्होंने जो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट देखा है ना, उस एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं। उनकी जो इंटेलेक्ट जो डेवलप हुआ वो उससे रिलेटेड हुआ। हम कौन सी जनरेशन है? हम 90s की जनरेशन है। हमने क्या है, हमने ग्लोबलाइजेशन देखी है। अब जो हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चलाते हैं, हमारे पेरेंट्स को नहीं आता। तो पेरेंट्स की कमी नहीं है इसमें। देखो, पेरेंट्स, हर कोई पेरेंट ये चाहता है कि मेरा बच्चा कुछ अच्छी जगह पे, वो अपने बच्चे के लिए सब बेस्ट करता है। हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए बेस्ट करना चाहते हैं कि मेरे बच्चे को अच्छे से अच्छे सर्विसेज मिले, मैं उसको अच्छे से अच्छा पढ़ाऊँ। तो पेरेंट्स की गलती नहीं कहता, पर पेरेंट्स का इशू क्या होता है कि वो सोसाइटल नॉर्म्स को अपने ऊपर हैवी होने देते हैं कि शर्मा जी का या वर्मा जी का बच्चा अगर इंजीनियरिंग कर रहा है, आप अपने बच्चे के नहीं देख रहे कि उसकी क्रिएटिव एनालिटिकल स्किल्स उतनी है या नहीं है। क्या पता वो ड्राइंग में अच्छा हो, क्या पता उसके म्यूजिक स्किल्स अच्छी हो। आप उसको ना देख के आप वर्मा जी के बच्चे को देख के आप ये कहोगे आप इंजीनियरिंग करो, तो वो सक्सेस नहीं होगा। और यूपीएससी के एस्पेक्ट में तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यूपीएससी, मैंने आपको बताया ना, मैराथन है सर। पूरे साल वही लक्ष्मीकांत पढ़नी है, पूरे साल वही स्पेक्ट्रम पढ़नी है और वही पेजेस करने हैं। यूपीएससी हर साल वही क्वेश्चन पूछता है, फंडामेंटल राइट से, बुद्धिज्म से, जैनिज्म से। मतलब यूपीएससी ये कहता है मैं हर साल तुमसे ये क्वेश्चन पूछूंगा, तुम करके दिखाओ। तो ये गेम है। तो यूपीएससी की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है ना, तो आपको माइंड में बैठा लेना है कि मेरे को सुननी नहीं अब किसी की। अब जो मैंने वो डिज़ायर मेरे अंदर आई है ना कि मेरे को करना है, तो फिर वो करना है। आपको लगे रहना एक डिटर्मिनेशन से कि हाँ मैं करके रहा, करना ही करना है। और सबसे ज़्यादा इसमें रोल मैटर करेगा एक मेंटर का, कि आपको समझाने वाला कौन है। वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आई थिंक
एज अ सोसाइटी हम लोग अपने बच्चों को सही से मेंटर नहीं करते हैं, और मेंटर होते भी नहीं। आई थिंक यूपीएससी के लिए बहुत कम है। यूपीएससी में अगर मैं देखूं तो कोचिंग माफिया है एक तरीके से, ठीक है। वो सिर्फ आपको एडमिट कर लेंगे, आपको अच्छे से रगड़ेंगे, आपको अच्छे से क्या कहते हैं, जितना आपको चूसा जा सकता है चूसेंगे। उसके बाद जब आप नहीं क्लियर कर पाओगे, दे डोंट केयर। सर मैं एक वही चीज़ देखो, आज मैं बताता हूँ, मैंने कोचिंग एरेनाज में काम भी किया है, कोचिंग सेंटर को बड़े पास से देखा भी है। तो कोचिंग का मतलब क्या होता है, देखो वो समझते पहले कि कोचिंग है क्या। कोचिंग आपको एक रास्ता प्रोवाइड करती है कि आपको पूरे साल चलना किस तरह से है। आपने वहाँ पे पैसे दी, ठीक है, उन्होंने आपकी क्लासेस लगाई, ठीक है, और वो आपको ये बताएगी आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि यूपीएससी की जर्नी में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो ये होता है क्या नहीं पढ़ना है। हाँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड इतना है सर, आप कोई एक टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करिए, 100 चैनल खुल के आ जाएंगे उस टॉपिक पे। हाँ, तो बैठ के तो हम घर पे भी कर सकते हैं टू मच प्रिपरेशन। इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो नॉट गुड। हाँ, टू मच इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो नॉट गुड, और कम इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। तो कोचिंग में क्या होता है, कोचिंग में आपको एक रास्ता दिखा देते हैं कि आपको इस तरह से चलना है। बट अब कोचिंग सेंटर में क्या होता है कि अब हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है, आप देख सकते हो कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है जैसे दिल्ली जैसी, ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बिल्कुल। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन। और यूपीएससी क्या है कि हर कोई कर भी सकता और नहीं भी कर सकता, उसमें दोनों चीज़ें आती हैं, रिसोर्सेज कंस्टेंट, पैसा, क्योंकि कोचिंग के लिए जाओ तो पैसा लगेगा, और लाख लाख रुपए फीस है हर एक कोचिंग की। तो कोचिंग सेंटर आप ये कह सकते हैं एक बार आपने वहाँ पे अपने पैसे दिए तो वो आपसे जो उन्होंने वादा किया है कि हम आपको क्लास देंगे वो देंगे, बट वो ये देखने नहीं आएंगे कि आप कर कैसे रहे, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, उसको उनसे कोई मतलब नहीं। वो अपना पढ़ाएंगे और बस पढ़ाएंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, उन्होंने सर्विस दी, डेट्स इट। पर पूरे साल आपको खुद करना है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि 2 महीने पहले आपने पॉलिटी की क्लास ली, 2 महीने बाद आपको उसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप किसके पास जाओगे? मुझे तो कोई आइडिया नहीं कि हम किसके पास जाएंगे, क्योंकि टीचर तो चला गया अब। हाँ। तो उस टाइम पे आपकी मेंटर हेल्प करेगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो कोचिंग जो आपने कहा कि माफियास हैं, तो कह सकते हो है, बट सबके लिए भी हम ये चीज़ नहीं कह सकते। कई ऐसे कोचिंग सेंटर भी मैंने देखे हैं जो छोटे लेवल पे होते हैं, बहुत कम कह सकते हैं प्राइसेस पे अपनी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। बट मैं एक बात ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि कोचिंग ज़रूरी नहीं है कि आपको कोचिंग ही करके आप यूपीएससी कर सकते हो। ओके। मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ, स्टडी मटेरियल आपको आजकल हर जगह मिल जाएगा। सर करोल बाग की हर दुकान पे आप कोई से भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप नाम बोलो, आपको 20-20, 30-30 रुपए में हर चीज़ मिल जाएगी। अच्छा। इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, स्मार्टफोन आया क्यों? ताकि स्मार्ट बनो, अब उसको यूज़ करो। आपके पास फ़ोन आपके हाथ में है, बस आपको ज़रूरत क्या है, एक सही दिशा की, कि कोई हमें ऐसी एक गाइडेंस दे ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो कोचिंग बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मैं आपको सीधी सी ये बात बोलता हूँ कि कोचिंग, कोई ये बोले कि बिना कोचिंग के तुम एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते, तो बिल्कुल झूठ है। ओके। बिल्कुल निकाल सकते हो, देश के किसी भी कोने में आप बैठ के पढ़ सकते हो। बस ज़रूरी है कि मन में लगन है करने की या नहीं, और लगन है तो उस जो एनर्जी आपके अंदर है उसको आप सही पाथ पे लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे। अगर वो सही पाथ पे है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ सर, आप पहली बार में निकाल सकते हो। बस ये है कि वो पाथ सही होना चाहिए। बच्चे कर लेते हैं पहली बारी में सर इतने सारे हमारे पास आप एग्जाम्पल्स हैं, टीना दावी देख लो, हाँ, उसने 2015 पहली बार में निकाल ली। तो एग्जाम्पल बहुत हैं, मतलब आप पहली बार में निकालने वाले। तो ये कहना कि कोचिंग से ही एग्ज़ाम निकलेगा, वो बिल्कुल एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाती है। ओके। कि सिर्फ कोचिंग ही ज़रूरी। राइट गाइडेंस, राइट माइंडसेट,
एंड द सपोर्ट, ओके। ये 3 चीज़ है आपके लाइफ में। म- मैं 100% ये कह सकता हूँ, अगर आप 100% दोगे तो आप एग्ज़ाम निकाल जाओ। 100% मिलेगा भी। मिलेगा, लिख के, मैं आपको लिख के कह रहा हूँ ये बात, ओके। कि ये 3 चीज़ है आपके पास, और आपको कोई मेंटर करने वाला है सही से, तो आप एग्ज़ाम निकाल दो। मुकुल सर, मुझे एक चीज़ बताइए कि मतलब अगर मैंने ये पड़ाव पार कर लिया, ये क्रैक कर लिया, तो फिर लाइफ सेट हो जाती है? आईएएस, अगर आईएएस बन गए तो लाइफ सेट है? सर, कह सकते हो, कह सकते हैं मतलब? कह सकते श्योरिटी हो। नहीं है उस चीज़ की भी? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, देखो सर, मैंने आपको बताया ना कि हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं। आईएएस बन गए, आप बिल्कुल सिक्योर हो, आपको एक प्रेस्टीज मिल गई, एक कह सकते हैं एक बैच मिल गया कि यू आर एन आईएएस बेसिकली, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ गई, फाइनेंशियल टर्म्स पे भी, ठीक है, फैमिली के टर्म्स पे भी, ठीक है, सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। बट आप ये देखो ना, आप उस पोस्ट पे जा रहे हो तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी आ रही हैं। हर एक पोस्ट के साथ एक रेस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी रहती है। ये नहीं है कि आईएएस बन गए और आईएएस कम बन गए तो मतलब अब आपका काम खत्म हो गया। एक सब्जेक्ट होता है इसमें GS4, जिसमें हम एथिक्स पढ़ते हैं। एथिक्स का मतलब क्या होता है कि वो आपको बताएगा, वो अलग अलग इंस्टेंसेस पे बताएगा, ऑनेस्टी, वैल्यूज़ सिखाएगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ओके। अब आपको सारी ज़िंदगी जो आपने उस GS4 में सीखा है ना, वैल्यूज़, इंटीग्रेशन, ठीक है, सॉरी इंटीग्रिटी, ठीक है, होनेस्टी, अब वो सारी ज़िंदगी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी कैसी भी सिचुएशन में। पर क्या आईएएस जो क्रैक कर जाते हैं, जो इंसान आईएएस क्रैक करने से पहले होता है और आईएएस क्रैक करने के बाद जब वो आईएएस बन जाता है, तो क्या वो वाकई में उनको ऐसा नहीं लगता कि मैंने, क्योंकि मैं कई आईएएस ऑफिसर से मिला भी हूँ, एक उनको ना सेल्फ एंटाइटलमेंट का एक वो आ जाता है कि यार मैं अब आईएएस ऑफिसर बन गया हूँ, सब मेरे नीचे हैं, जस्ट बिकॉज, क्योंकि ये जो पूरा ढांचा है ये उसी तरीके से बना हुआ है कि आप हमसे नीचे हो, आप हमारे लेवल पे नहीं हो। अगर आप एज अ सिविलियन उनसे जाके मिलोगे, आई डोंट थिंक कि एनी आईएएस ऑफिसर विल स्पीक टू यू नाइसली। सर, पहली बात तो देखो, अब वही बात आ जाती है कि आप किससे मिले हो? आप किससे मिले हो। देखो, हर तरह का आदमी होता है, और जो आपने कहा कि सिविल सर्वेंट हम उनको बोलते हैं, सिविल सर्वेंट बेसिकली हम आईएएस को बोलते हैं। तो कोई भी जब इन 3 लेयर्स को निकाल के कोई आईएएस बनता है, उसके साथ एक रेस्पॉन्सिबिलिटी अटैच हो जाती है, जैसे हमने अभी बात की। सिविल सर्वेंट का मतलब क्या होता है? पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट तो हमारे नेता भी हैं, लेकिन आप देखते ही हो उनको। नहीं, पब्लिक सर्वेंट जो आप कह रहे हो, पॉलिटिशियंस को हम इलेक्ट करते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं पॉलिटिशियंस को। तो वो हम कैसे चुन के लाते हैं, वो तो हम पे डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। अब हम वोट नहीं देंगे उनको, और किसी को हमने ऐसे को वोट दे दिया जो बिल्कुल भी कह सकते हैं कि डिज़ायरेबल नहीं था, वो तो हमारी गलती है ना। बट जो ब्यूरोक्रेसी में जो ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, वो एक स्क्रूटनी के बाद आते हैं। वही मेरे से मुकुल सर, मुझे ये चीज़ भी पूछनी थी कि 11 लाख लोगों में से हम लोग 100-150 लोग चुनते हैं, इतनी स्क्रूटनी होती है उनकी हर एक स्टेज पे, उनका मेंटल लेवल, उनकी इंटीग्रिटी, वो किस मतलब उनका बैकग्राउंड क्या है, सब कुछ चीज़ें चेक करी जाती हैं। उसके बावजूद भी जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसका हाल आप भी जानते हो, जो रेड टेप है वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि किस किस स्टेज पे काम को अटकाया जाता है, कैसे कैसे अटकाया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ब्यूरोक्रेसी जो एक देश को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई थी, आई थिंक वो अभी जो जिस हालत में है हमारा देश, मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी एक हिंड्रेंस है रादर देन अ प्लस पॉइंट। सर, ब्यूरोक्रेसी ना डबल स्वॉर्ड है एक तरह से, ऐसे कहते हैं तलवार की 2 मायाने, दो धारी तलवार है। 2 धारी तलवारें, मतलब आप कह सकते हैं दोनों। अब इसमें दोनों चीज़ आ गई। ब्यूरोक्रेसी में क्या है कि ब्यूरोक्रेसी में क्या है, आउटडेटेड है थोड़ी सी, ठीक है। रेड टेप जो आपने किया, करप्शन की बात जो हम कर रहे हैं वो है, बट इसके 2 व्यूज़ आ जाते हैं फिर बेसिकली। अब आप मान के चलो, आपने बोला, अब एग्जांपल लेते हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये 2011 में अप्रूव हुआ था, जो आज तक नहीं बना। क्या इशू कि लाइक एक्विजिशन नहीं हो पाई लैंड की, वही लाइसेंस, रेड टेप जो बात की। बट इसका दूसरा पहलू भी हम देख सकते हैं
जब कोविड-19 में आपने देखा होगा, जब पॉलिटिकल विल थी और ब्यूरोक्रेसी भी करने को तैयार था, स्टार्टिंग में तो वैक्सीनेशन में देरी हुई, बट जब ये दोनों मिलके के इन्होंने काम किया तो इंडिया, जबकि हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है नहीं, अच्छा इतना डेवलप्ड नहीं है, इंडिया नंबर 1 बन गया वैक्सीनेशन में एकदम से 1-2 महीने के अंदर अंदर हमने इतनी वैक्सीनेशन लगा दी। तो विल, जो कहते हैं ना विल पावर, वो होनी चाहिए। और वो विल पावर क्या है कि वो आप किसी में डाल नहीं सकते, वो अंदर से आती है। तो जो आप कह रहे हो कि ब्यूरोक्रेट्स में इशू है वगैरह, तो वो दोनों इंस्टांसेस है सर। अगर हमारे पास कुछ कमियां है ब्यूरोक्रेसी में तो अच्छाई भी तो है ना। अब इतनी पॉपुलेटेड कंट्री है हमारे इंडिया, इतना रिजिड स्ट्रक्चर है, तो इसको संभालने के लिए सर टाइम तो लगता है। और ये तो है नहीं कि बहुत धीरे चल रही हो चीज़ें। आप 10 साल पहले का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो और आज देख लो। वो पॉलिटिकल विल की, मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल विल ही उनको सपोर्ट अगर हो ना, तो मैं ये कहता हूँ कि सोने की चिड़िया जो हम बोलते हैं ना, हम डेफिनेटली सोने की चिड़िया सर। अच्छा, अगर पॉलिटिकल विल है तो आपके हिसाब से कौन ज़्यादा करप्ट होता है वैसे, पॉलिटिशियंस या उसमें भी दोनों टाइप के लोग हैं? सर इसमें भी देखो क्या होता है कि पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेसी को हमें एक समझना होगा। मैं उससे पहले ना, आप बताओ, उससे पहले मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। ये मेरे साथ खुद के साथ हुआ है। अच्छा। ठीक है, हम लोग कुछ प्रोजेक्ट कर रहे थे, गवर्नमेंट उसका प्रोजेक्ट था। मिनिस्टर ने सब कुछ पास कर दिया। उसका जो जिस स्पीड से मिनिस्टर काम कर सकता था, सबसे उसने काम अच्छे से किया। कोई मतलब उसने ऐसा नहीं किया कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इस लेवल पे पॉलिटिशियन हूँ या इस उस पे वो हूँ। उसने सब कुछ काम, जो फाइल साइन करनी थी, जितनी स्पीड से काम हो सकता था उसने किया। हमारी फाइल 1.5 साल अटकी रही। अच्छा। वहाँ से होके जब वहाँ गई आगे, जहाँ पे ये ब्यूरोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेसी का वो आता है, वहाँ पे चीज़ें अटक जाती हैं। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, अगर मैं फॉरेन कंट्रीज़ की बात करूँ, किसी ने मुझे बहुत पहले ये एग्जांपल दिया था कि अगर अमेरिका में जो करप्शन है और जो इंडिया में करप्शन है, उसमें फ़र्क क्या है। अमेरिका में जो करप्शन है, वहाँ पे आपको काम रुकवाने के लिए पैसा देना पड़ता है। इंडिया में जो करप्शन है, वहाँ पे आपको काम करवाने के लिए पैसा देना पड़ता है। सर आपने सही कहा। देखो एक रिपोर्ट है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट, जिसमें वो कंट्रीज़ को करप्शन के अकॉर्डिंग मतलब वो नंबर दिए जाते हैं, पोजीशंस की जाती हैं। तो इंडिया का नंबर 83rd है। ओके, हमसे पहले भी हैं 82 लोग। हमारे मतलब जितना पीछे तक जाओगे ना, जो आगे वाले जो नंबर्स हैं वो मतलब ठीक है। अच्छा, पर जितनी लास्ट तक चलते चले जाओगे वो उतनी ही करप्टेड होती चली जाएगी। तो इसका मतलब ये तो करप्शन तो है। पर आप सर एक चीज़ समझो, करप्शन किसी पोजीशन से अटैच नहीं है, करप्शन एक माइंड सेट है। समझ रहे हो? हम ये नहीं कह सकते कि करप्टेड पॉलिटिशियन है या करप्टेड कोई ब्यूरोक्रेट है। हम खुद बहुत करप्ट ठीक है, मैं वही समझा रहा हूँ। करप्शन एक माइंड सेट है। अब हमारे देश में इशू क्या है कि सबको अपने राइट्स तो पता है, ड्यूटीज किसी को नहीं पता। बिल्कुल ठीक है, तो अगर उस माइंड सेट को ठीक करना है ना, तो हमें क्या होना चाहिए, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी। बिल्कुल। तो जैसे आप यही एक बहुत सही बात बोली आपने कि अगर मुझे कोई पुलिस वाला रोक लेता है, अगर मेरे पास लाइसेंस नहीं है, तो रादर देन पेइंग द चालान, मैं क्या करूँगा, उसको बोलूँगा यार और मैं खुद करप्शन कर रहा हूँ, आई एम पार्ट ऑफ इट। तो फिर उसके लिए, फिर करप्शन के लिए रोना भी हमें बंद कर देना चाहिए। तो मैं वही सर कह रहा हूँ ना कि हम किसी एक इंडिविजुअल या एक पोजीशन पे हम फिंगर आउट नहीं कर सकते कि ब्यूरोक्रेसी में करप्शन है या जो हमारे पॉलिटिशियन है वो मतलब करप्टेड है। या पॉलिटिशियन भी तो हमने तो चुने हैं, हम क्यों उनको, अब राइट टू रिकॉल चीज आ जाए, हम उनसे पूछ सकें, ये आएगी नहीं ना सर। लेकिन अब वही है ना, मैं आपको वही तो कह रहा हूँ कि किसी ने ये कहा था कि आप जो वर्ल्ड में चेंजेस देखना चाहते हो ना, वो आपके खुद से शुरू होते हैं। हाँ, तो अगर आपको करप्शन मिटाना है ना, तो जैसे मैंने बोला करप्शन माइंड सेट है, तो होनेस्टी कहाँ से आएगी? मैं दूसरे को थोड़ी चेंज कर सकता हूँ, वो तो मेरे अंदर से। बी द चेंज यू वांट टू बी। हाँ, बी द चेंज यू वांट टू बी बेसिकली। तो अगर खुद से अगर हम सुधारना शुरू कर देना,
मैं गारंटी कह रहा हूँ, और पॉलिटिकल विल हो इस चीज में, तो हम जड़ से मिटा देंगे करप्शन। तो आप ये मत बोलिए कि क्या हमारे पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन ज्यादा करप्ट हैं और या ब्यूरोक्रेसी में इशू है, वो वी एज अ नेशन इज अ वेरी करप्ट या नेशन। कह सकते हो, बट सुधार होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि जैसे जैसे ट्रांसपेरेंसी आती जा रही है चीज़ों में, एजुकेशन बढ़ रही है, यूथ सामने आ रहा है, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सबको पता है, ठीक है, और ड्यूटीज़ भी धीरे धीरे समझ रहे हैं अपने के, भाई राइट्स तो सबको पता ही है, कुछ भी हो जाता है कि मेरा राइट है, अब ड्यूटी भी तो देखो ना। अब क्लीन इंडिया मूवमेंट लेके आए थे, ठीक है, स्वच्छ भारत, मोदी जी हमारे, अब मोदी जी तो एक स्कीम ला सकते हैं, बट उसको इम्प्लीमेंट करना, अब देखो सीपी में चले जाओ, दीवारों का ऐसा बुरा हाल किया हुआ है, ये जितने भी टोबैको प्रोडक्ट्स ये यूज करने वाले बंदे होते हैं, तो मोदी जी उनको समझाने आए। अब मोदी जी हर एक का गला पकड़ के तो नहीं समझा सकते कि भाई यहाँ थूको मत। हाँ, और पुलिस वाला थोड़ी हर किसी को पकड़ता घूमेगा, या आईएएस ऑफिसर भी नहीं करेगा ऐसा। ये अंदर से ड्यूटी होती है सर, कि मेरे को ये चीज खुले में नहीं करनी। और सर सबसे बड़ी बात है, यही लोग जब ये दुबई जाते हैं या बाहर जाते हैं ना, वहाँ नहीं करते, वहाँ इनकी हिम्मत नहीं होती ये सब करने की। हमारा देश इतना सुंदर है ना, सही में हमारा देश, मतलब कहते हैं कि जिनकी किस्मत होती है ना वो भारत में जन्म लेते हैं। इतना पॉपुलेटेड कंट्री, वर्ल्ड की नंबर 1, चाइना को एक्सीड करके हम नंबर 1 है, 150 करोड़ से ऊपर की आबादी हो चुकी है, और इतनी डाइवर्स कल्चर है, और तब भी देश चल रहा है। आप सोचो कि ऊपर वाले की मेहर तो है हमारे ऊपर। ये भी बहुत बड़ी एक मार्क टली ने बोला था, व्हेन यू गो टू इंडिया ना, यू स्टार्ट बिलीविंग इन गॉड। गॉड रीजन क्योंकि ओनली गॉड कैन रन दिस कंट्री। आप देख लो, इतने बड़े देश को चलाना सर, सच में मतलब मैं अपने पॉलिटिशियंस की सच में मतलब इज्जत करता हूँ इस चीज़ में कि हम इस देश को चला रहे हैं। पड़ोसियों का हाल देखो ना, ज़्यादा दूर की तो मैं कहीं नहीं रहा, बांग्लादेश में अब हाल देख लो, पाकिस्तान का तो हमें हाल पता ही है। सर मैं तो चाइना की भी बात करता हूँ, हम लोग चाइना को बहुत एज अ मॉडल एग्जाम्पल मानते हैं कि नहीं चाइना बहुत डेवलप कर गया, बहुत डेवलप कर गया। वहाँ पे ह्यूमन राइट्स कहाँ है? नहीं है सर। द गवर्नमेंट कैन कम टेक योर हाउस, कल आपको आज रात को बोलेंगे आपको कल सुबह अपना घर खाली करना है, हमें यहाँ पे रोड बनानी है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो वही है, तो जिस देश में रहते हैं सर, राइट्स तो देखो तुम जानो, पर इस देश के प्रति हमारी ड्यूटी भी है, वो भी हमें निभानी पड़ेगी। और ये ड्यूटी हम ऐसे नहीं निभा सकते कि आप बीजेपी से हो, मैं बीजेपी से हूँ, या XYZ कांग्रेस से हैं। हम जब तक कास्ट, क्रीड, पॉलिटिकल पार्टीज में बटे रहेंगे ना, और रिलीजन पे बटे रहेंगे, ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमें एक होके, क्योंकि देश तो हमारा है ना, देश हमारा है तो सबको मिलके करना पड़ेगा, तो इसको आगे तभी ले जा सकता, और यूथ ही लेके जाएगा हमारे जैसा। तो सर एक बात बताइए, ये जो आईएएस जो है, ये वाकई में जैसे फिल्मों में या उसमें दिखाया जाता है इतना ग्लैमरस प्रोफेशन है, या ये सिर्फ एक मिथ बना दी गई है कि भाई आईएएस ऑफिसर बन गया आप हीरो बन गए हो? सर ग्लैमरस तो नहीं कह सकते, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है एक आईएएस पे, ठीक है, पर एक सेंस ऑफ प्राइड होती है कि मैंने इतना ज़्यादा संघर्ष किया, आज मैं बना। अब किसी ने वही मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, कौन सी सातु सतेंद्र वाली कौन सी फिल्म थी, कि ठुकरा के प्यार देख के वो आईएएस की तैयारी करेगा, तो उससे बहुत अलग है यूपीएससी। यूपीएससी में अब एक सुप्रिया साहू है, तमिलनाडु कैडर की हमारी आईएएस है। ओके। उन्होंने वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए इतना अच्छा काम किया ना सर, कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो जो आईएएस की जो हम पोस्ट कहते हैं ना कि आईएएस का तो काम सिर्फ कुर्सी पे बैठना है, वो कुर्सी पे बैठना नहीं है। आईएएस का काम है फील्ड में उतर के रियल चेंजेस लाना सोसाइटी में, और वो लाते हैं सर। पांचों उंगली जैसे हमारी सेम नहीं होती, तो ऐसे हर आईएएस भी एक नहीं होता। देखो हर जगह, एक एग्जांपल आपने शुरू में दिया ही था। हाँ शुरू में दिया था, आर्मस्ट्रॉन्ग मणिपुर कैडर से। देखो 100 किलोमीटर का रोड बनाना गांव में खुद के दम पे, बिना कोई गवर्नमेंट फंड के वगैरह, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी तो थी उसकी, और उसने निभाई। क्यों? क्योंकि ही वांटेड टू सर्व आवर नेशन। ऐसी ये सुप्रिया साहू हमारी मैडम है, ठीक है, इनका मन था कि मैं कुछ करूं देश के लिए। देखो इन्हें तमिलनाडु में कितना अच्छा काम किया एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए।
तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा सर। हम ग्लैमर इतना नहीं है, ग्लैमर फिल्मों में या ये आजकल वेब सीरीज वगैरह में दिखाया जाता है। सर देखो, बनाने का तो कुछ भी बना दो, ठीक है, पर रोल, हर रोल के साथ है ना बहुत, मतलब हम कह तो देते हैं कि पावर है, प्रेस्टीज है, पर उस पर कितना प्रेशर है, आपको हर चीज़ से डील करना पड़ता है। अब प्रेशर भी हर कोई नहीं संभाल सकता। एग्जाम्पल ले लेते हैं रोमन सैनी का। रोमन सैनी अनअकैडमी आपने सुनी होगी, अनअकैडमी के ओनर है, डॉक्टर थे एम्स में, उसके बाद यूपीएससी निकाला, यूपीएससी निकाल के नीट भी निकाला, फिर यूपीएससी भी क्लियर किया, फिर आईएएस बने। अच्छा, ठीक है, और आईएएस छोड़ के फिर अनअकैडमी चलाई। और रीज़न क्या था उनको आईएएस छोड़ने का? प्रेशर हैंडल नहीं हुआ, कि प्रेशर हैंडल नहीं हुआ, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आए कि वो कुछ नहीं कर सके। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने सोचा, जो मैंने सुना, जो यूट्यूब पे जैसे मैंने देखा था, क्योंकि वो तो वही जानते हैं कि पर्सनल क्या थी, कि वो नहीं कर पाए जो उनको करना चाहिए, तो प्रेशर नहीं झेल पाए। आज वो देख लो, अनअकैडमी इतनी बड़ी एक स्टार्टअप कंपनी है, वो चला रहे हैं। तो कहने का देखो, हम इसको प्लान बी से भी हम वो कर सकते हैं कि आईएएस ही बनना सब कुछ नहीं होता, एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। बस वो ये राइट माइंड सेट होना चाहिए और साथ देने वाले होने चाहिए, पेरेंट्स का साथ बड़ा जरूरी है। तो लॉ एंड ऑर्डर भी सब इनके हाथ में ही होता है, जो अपनी डिस्ट्रिक्ट में जिसमें होते हैं लोग? नहीं सर, लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखता है, लॉ एंड ऑर्डर आ जाता है आईपीएस के अंडर बेसिकली। ओके, तो आईपीएस भी क्या होता है, वो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है, और वो डीएम के अंडर ही आता है। डीएम के अंडर आता है, वो अकाउंटेबल है कि डीएम सर उसको बुला के पूछ सकते हैं कि क्या लॉ एंड कंडीशन है मेरे एरिया में। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे पूछूं, जैसे अभी करंट उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, कैलकाटा में जो रेप केस हुआ, उसमें उसके बाद जो आगजनी हुई और दंगे हुए या जो भी तोड़ा ताड़ी हुई, उसमें एज अ डीएम, जो वहाँ के जो भी उस डिस्ट्रिक्ट के डीएम होंगे, वो क्या कर सकते थे? सर पहली बात तो, मैं जैसे आपने ये स्टार्ट किया है कोलकाता रेप के सीन वाला, देखो इसमें है ना कई सर्कमस्टांसेस हैं। देखो अब क्या है कि जैसे जैसे कह रहे हैं ना कि परतें खुलते जा रही हैं, अब डीएम क्या होता है कि डीएम करता है एक फेयरिटी के साथ काम, और डीएम दो तरह से आते हैं, मैंने आपको जैसे बताया था, स्टेट के थ्रू भी ये बनते हैं और आपके यूपीएससी के थ्रू आते हैं। तो अब कोलकाता वाले सीन में क्या है, क्या चल रहा है कि आपने देखा होगा कि मेनली जो इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सब जगह कि मेंस अच्छे नहीं होते, एक मतलब एक मैन एज अ स्पीशीज, कल्प्रिट, मतलब मैन एज अ स्पीशीज ही खराब है। हाँ, मतलब खराब है। पर हमें ये समझने की ज़रूरी है, और आपने देखा होगा कि जैसे इतने सारे आयुष्मान खुराना ने अपनी वीडियो बनाई, अलग अलग इन्फ्लुएंसर वो लेके आ रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, पर आपने देखा किसी ने सोल्यूशन नहीं दिया। आप किसी की वीडियो खोल के देख लो, जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है, या बॉलीवुड एक्टर हैं, इन्होंने ये तो बता दिया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, पर किसी ने सोल्यूशन दिया? किसका सोल्यूशन क्या है? अब आप डीएम की बात लेके आए, पहले मैं डीएम का आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। देखो डीएम के हाथ में चीज़ें हैं कि वो फेयरिटी के साथ काम करवा सकता है, बट जैसे जैसे परतें खुल के आ रही हैं, तो इसमें तो कह रहे हैं कि सीएम जो ममता बनर्जी हैं, उन्हीं की पार्टी के लीडर्स और सब कुछ जुड़े हुए हैं। तो आप कैसे आप ये कह सकते हो कि वो फेयरिटी के साथ काम कर लेगा, क्योंकि प्रेशर कितना ऊपर से सीएम का। ममता पे तो मीम भी बन रहा है कि वो भी प्रोटेस्ट कर रही है, वो किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही है। तो देखो सर, कोलकाता रेप केस में जो सबसे जो मेरे को जो दहलाने वाली चीज़ लगी ना, वो ये लगी कि क्या हमारी बहन बेटियाँ सेफ नहीं है। आप जितने भी इन्फ्लुएंसर आते हैं, वीडियो बना के चले जाते हैं कि ये किया वो किया, किसी ने सोल्यूशन नहीं दिया। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यूएसए में एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर होता है, जिसको हम शेरिफ बोलते हैं। उसको वहाँ की जो जनता होती है वो इलेक्ट करती है। हाँ, ठीक है, वो वहाँ की इलेक्ट करती है, और सीएम और वहाँ का जो गवर्नर होता है वो उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, बट वहाँ की जनता वोटिंग के थ्रू उसको रिमूव कर सकती है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जितनी भी पुलिस वगैरह हैं, हम भारत ही नहीं लगा सकते। हाँ, पुलिस वगैरह हैं यहाँ पे, उनकी सैलरीज
हमारे टैक्स से जाती है, तो क्या राइट और रिकॉल आ सकता है? आएगा ही नहीं। नहीं आएगा। अब दूसरी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जापान में सर। जापान में मेनली क्या होता है कि जो हेड होता है, मतलब आप कहते हो कि जुडिशरी में जो सुप्रीम कोर्ट के वहाँ के जो जजेस होते हैं, वहाँ की जनता उनको चाहती है तो 5 से 10 साल में रिमूव कर सकती है। यहाँ की जनता कर सकती है। और जबकि जुडिशरी के जितने भी जजेस होते हैं उनकी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है, मतलब हमारे पैसे से, टैक्स से। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि ये जितने भी रेप केसेस वगैरह जो हो रही हैं, ये सिर्फ कमियां सिर्फ सिस्टम की वजह से हैं। मैं सिस्टम पे डाल रहा हूँ ये बात, ये मेंटलिटी की बात नहीं है कि हम ये कहते हैं कि मेंस की मेंटलिटी ख़राब है। मैं यहाँ पे मैं हमारी मर्द जात को बचाने नहीं बैठा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ। अगर मेंटलिटी की बात होती तो आपने वो अभी केस देखा, वो पोर्शे का केस हुआ था पुणे में। उस लड़के ने 2 आदमियों की बुरी तरह से रौंद के मार दिया, और जुडिशरी उससे क्या लिखवा रही है, आप ऐसे लिखो एंड यू आर फ्री। तो अब ये बताओ उसमें मेंटलिटी कहाँ से आ गई? उसमें तो दिक्कत कहाँ से है? बिल्कुल नेग्लिजेंस किसकी है? सिस्टम की है ना। हमारे देश में 25,000 सिर्फ जजेस हैं, सिर्फ 25,000। 12 लाख के आसपास हमारे डॉक्टर्स हैं और 5 लाख के आसपास हमारे सीए हैं हमारे देश में। तो हमारी जुडिशरी ही मतलब आप ये कह सकते हो कि लचर हालत में है। और कभी भी कोई भी ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं, रेप केस हो गया कुछ भी, तो इसमें लड़ाई किसी कास्ट, किसी जेंडर और किसी आप ये कह सकते हो कि रिलीजन की नहीं है। इसमें लड़ाई किसकी है? कल्प्रेट वर्सेस विक्टिम की। तो हमें इसमें नहीं बहकना है कि ये मतलब मर्द जात की वजह से हुआ है, सब एक जैसे होते हैं। औरतें ये कहती है कि अब तो हम छोटे कपड़े नहीं पहनते, हम अब क्यों हो रहा है? मेंटलिटी से हो रहा है। ये मेंटलिटी से नहीं हो रहा है, ये हमारी लचर हालत से हो रहा है। अब यूपी में देखो, यूपी में बाबा जी आए, गाजियाबाद में किसी लड़की को छेड़ दिया था और वो स्कूटी से गिरने के कारण मर गई थी। मरी नहीं थी। अच्छा। वो मतलब पर वो अपने हस्बैंड के साथ कहीं जा रही थी बारिश में। वो वीडियो काफी वायरल भी हुआ था कि उसको पानी फेंक रहे हैं, उसको छेड़ रहे हैं। नहीं, एक छेड़ी थी, वो मर गई थी। अच्छा। वो केस ऐसा लग गया, वो मुठभेड़ में मारा गया। ओके। एनकाउंटर में बाबा जी ने वहीं करवा दिया सका। आज आप वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर यूपी की और आप किसी और स्टेट से कंपेयर कर लो, डरते हैं सर। क्यों? क्योंकि सिस्टम हैवी है। डरते हैं, छेड़ने से पहले 4 बार सोचेंगे कि बाबा जी बिल्डर नहीं चलवा दे। तो हमें ऐसे योगी बाबा की ही जरूरत सच्चाई में, मतलब कई जगह पे कि जो मतलब इंस्टेंट एक्शन ले, पॉलिटिकल विल हो जिसमें इंस्टेंट एक्शन ले। क्योंकि माँ बेटी और बहन जो होते हैं ना, उनका कोई धर्म और कोई जात नहीं होती। माँ बेटी सबकी बराबर होती है, चाहे वो मेरी हो, चाहे आपको, चाहे XYZ की हो, है तो वो हमारी बेटी है ना। तो हमें एक कहते हैं कि पॉलिटिकल विल चाहिए सिस्टम को सुधारने की। एक मेंटलिटी इसमें काम नहीं करेगी। जब तक सुचारू रूप से काम नहीं करेगा ना सिस्टम, तब तक ये चीज़ होती रहेंगी। बिल्कुल, जब तक एक ऐसा सिस्टम नहीं आएगा कि जो कि एक तो सबसे पहले जो रेप विक्टिम है उसको नॉर्मलाइज किया जाए कि ठीक है रेप हुआ है आपके साथ, उसको हम लोग सोसाइटी में उस चीज़ को इतना बुरा कर देते हैं ना। वो ऑब्वियसली बुरी चीज़ है, मैं उसको ये नहीं कह रहा कि उसको नॉर्मलाइज कर दो या, पर रेप विक्टिम को सामने आने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है कि मेरे साथ हुआ है ऐसा। सर देखो, रेप विक्टिम क्या होते हैं ना, हमारी जो बहनें हैं और हमारी माताएं हैं, उन्होंने शुरू से काफ़ी स्ट्रगल देखा है, ठीक है। और जब ममता बनर्जी जैसे CM हमारी हो जाती है ना, जब वो खुले तौर पे ये कहती है तो होता रहता है, तो अब ये बताओ इसमें मेंटलिटी काम कर गई या? मुलायम सिंह यादव जी भी कहते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है। अब ये बताओ कि इसमें हम मेंटलिटी की बात आ जाती है, सिस्टम की बात आती है, सिस्टम की। अब वही यूपी है और वही बाबा जी हैं और वही पहले मुलायम जी थे। क्या चेंज हुआ है? सिर्फ एक पॉलिटिकल विल आई, सिस्टम सुचारू रूप से काम करने लग गया। बिल्कुल। अगर CM ममता बनर्जी चाहती ना, ठीक है, इसमें DM कुछ नहीं कर सकता सर। जब तक CM ही देखो, अब अकाउंटेबल ब्यूरोक्रेट्स किसके होते हैं? पॉलिटिशियंस की। वो कैसे क्या कर ले? प्रेशर उस पर इतना है। थैंक यू सो मच, आप आए, आपने इतनी ज़्यादा नॉलेज हमें बांटी कि UPSC कैसे क्लियर किया जा सकता है, क्या प्रोसेस होना चाहिए UPSC क्लियर करने का।
और बच्चों को क्या मेंटालिटी रखनी चाहिए, पेरेंट्स को क्या मेंटालिटी रखनी चाहिए, वो भी आपने बताया। पर सर मुझे एक बात बताइए, जैसे आपने मेंटोर्स की बात करी थी, अगर कोई चाहे, कोई बच्चा जो यूपीएससी क्लियर कर रहा है और आपसे मेंटोरशिप लेना चाहे, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करे? तो सर मेरा स्टार्टिंग से ये रहा है कि मैं जितने बच्चों को हो सके कि फ्रीली मतलब उनको गाइड कर सकूं, क्योंकि यूथ तो हमारा है ना, जैसे मैंने बोला कि देश हमारा तो यूथ भी तो हमारा है। तो कोई भी बच्चा कभी भी ये फेस ना करे कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं कर नहीं पाया, वो उसके मन में नहीं आना चाहिए। तो इसलिए मैं ये इनिशिएटिव चलाता हूँ, ठीक है, और मैं अभी इस पे काम भी करूँगा कि कोई बच्चा पैसे की वजह से कोई आईएएस बनने से नहीं रहे। अच्छा। तो मैं फ्रीली मतलब ये चीज़ें करूँगा, और मैं अपने चैनल का लिंक भी आपके थ्रू डलवा दूँगा। मुकुल डागर के नाम से है, MUKULDAGR, मुकुल डागर। और वहाँ पे मैं यूपीएससी से रिलेटेड जो भी केस स्टडीज़ वगैरह होती हैं मैं वो भी डालता हूँ, ठीक है। और कुछ नए इनिशिएटिव भी करेंगे ताकि बड़े सेक्शन तक वो चीज़ें फ्रीली पहुँच पाएँ और वो कुछ सीख सकें। बिल्कुल। हमारा एंड जो टारगेट होना चाहिए बस। पॉडकास्टिंग का, आई थिंक यही होना चाहिए कि लोगों तक नॉलेज पहुंच सके। देखो, हमारा यूथ कुछ सीख सके, बिल्कुल और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बिल्कुल चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, उसको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि मैंने जैसे बताया था कि चेंजेस हमारे थ्रू आते हैं जी। किसी और के थ्रू नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट कुछ पहले करेगी तो हम करेंगे। तो मैं ही शुरू करता हूँ कि ज़्यादा अंदर तक सेक्शन तक चीज़ें जाएं, फ्रीली उनको करवा पाऊँ और बच्चे आईएएस बन सकें और देश का सुधार होगा। चलिए सर, इसी रेवोल्यूशनरी थॉट के ऊपर आज का पॉडकास्ट हम एंड करेंगे। ठीक है। होपफुली जितना मज़ा मुझे आया मुकुल सर से बात करके, आपको सुनने में उतना ही मज़ा आएगा। और मज़ा आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके अगर हमने कुछ गलत बात करी है या कुछ सही बात करी है तो उस बारे में भी आप हमें बता सकते हैं कि भाई नहीं आपने ये गलत बोला, नहीं आपको ये बात अच्छी लगी। मैं हर एक कमेंट का जवाब देने का ट्राई करता हूँ, कई बार मिस हो जाता है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, पर मैं ट्राई करता हूँ कि मैं हर एक का जवाब दूँ। तो देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड जय श्री राम।